और चलिए बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। आपको बताते चले कि मूल निवास और मजबूत भू कानून को लेकर आज राजधानी में एक महारैली होने जा रही है। इस रैली को विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया है और यही नहीं, रैली के पक्ष में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में जो लोग खासे एक्टिव नजर आए हैं, रैली से ठीक पहले सरकार ने भी इन दोनों मुद्दों पर एक हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। रैली के हो रहे आयोजन परेड ग्राउंड में हो रही है, जिस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। तो रैली को कई संगठनों का समर्थन मिला है। बताया जा रहा है कि भू कानून को लेकर देहरादून में ये बड़ी रैली, सशक्त कानून को लेकर ये रैली होनी है और मूल निवास की अनिवार्यता की मांग लगातार की जा रही है। मूल निवास के कट ऑफ डेट की अगर बात करें तो वो 1950 की मांग है और 1950 करने की मांग की जा रही है और परेड ग्राउंड में इसका आयोजन हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो परेड ग्राउंड में महारैली का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और साथ ही साथ कहा जा रहा है जिस तरीके से इस रैली को विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया और यही नहीं, रैली के पक्ष बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों में लोग खासे एक्टिव नजर आए हैं। रैली से ठीक पहले सरकार ने भी इन मुद्दों पर एक हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। रैली का जो आयोजन है वो परेड ग्राउंड में हो रहा है और जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हालांकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सशक्त भू कानून को लेकर ये रैली होनी है और साथ ही मूल निवास की अनिवार्यता की मांग की जा रही है। मूल निवास की कट ऑफ डेट जो है 1950 करने की मांग की जा रही है। हालांकि अब देखना ये होगा क्या जो मांगे हैं उन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा या कोई दूसरा विकल्प निकाला जाएगा। परेड ग्राउंड में इस महारैली का आयोजन किया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से सलमान रैली के नाम से रैली हो रही है और उत्तराखंड में भू कानून को लेकर किस तरीके से ये महारैली का आयोजन किया गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि इस रैली के जरिए ही लोग अपनी मांगों को लेकर अपनी बातें रखना चाहते हैं। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा, जो ये महारैली होने वाली है इसमें देखा जा रहा है कि लोग अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से ये रैली करते हुए नजर आएंगे और इस रैली को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? सुनील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारे बीच में प्रेम बोगंडी जी, डॉक्टर प्रेम जी चांदनी, एक बार सवाल दोहराएं प्लीज। जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए और जो ये महारैली होने जा रही है जिसमें देखा जा रहा है कि कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, क्या इन मांगों को माना जाएगा या फिर कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा? देखिए चांदनी, दो मांगे प्रमुख रूप से हैं। एक तो मूल निवास का और दूसरा एक ठोस भू कानून बनाने का। इसको लेकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्वतः स्फूर्त ढंग से एक आह्वान हुआ था, सोशल मीडिया पर बातें वायरल हुई और आज आप देख रहे हैं मैं परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग परेड ग्राउंड में इस समय मौजूद हैं। ये अलग अलग संगठनों से हैं, सामाजिक संगठनों से हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। और अभी परेड ग्राउंड के इस नज़ारे को आप देख सकते हैं कि करीब 2 से 2.5 हजार की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो सभी यहाँ पर मूल निवास की मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में मूल निवास को लागू किया जाए और उसकी कट ऑफ डेट हो 1950, जनवरी 1950, यानी कि जो व्यवस्था पूरे देश भर में लागू है वो व्यवस्था उत्तराखंड में भी लागू की जाए। ये इन लोगों की मांग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अलग अलग कटआउट लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थोड़ा कैमरे की ओर करिएगा कि मातृभूमि की सुना पुकार, बै बहनों भोरा हुंकार, इसी तरह के अलग अलग स्लोगन लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए हैं वैसे? हम बुड्ढी से। बुड्ढी शिमला बाईपास। क्या क्या डिमांड है आप लोगों की? क्या ये सख्त भू कानून, ठोस भू कानून की यहाँ पर मांग उठ रही है। यहाँ पर भी देखिए आप, उठा जागा उत्तराखंड सौ उठानो वक्त है। ये नरेंद्र सिंह नेगी का गाना है
और इसी गाने के जरिए लोक गायक नयन सिंह नेगी ने भी अपील की थी लोगों से कि आप 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड में इकट्ठा हों। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, पहले तो मैं सबसे पहाड़ वालों से यही कहना चाहूँगा, जय बद्री विशाल। और मैं आपसे सभी पहाड़ वासियों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करिए। आज इन राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ अकेला छोड़ के इन पहाड़ के हमारे पहाड़ जाके देखिए आप, पहाड़ों में कितने बेरोजगार लड़के हैं, वो कोई पूछने वाला नहीं। बस इनको शहरों की चकाचौंध के अलावा और कुछ नहीं दिखता। मैं सभी पहाड़ वालों से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप आइए और इस मुहिम में जुड़िए और हमारे पहाड़ को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। मतलब जल जंगल जमीन की बात हो रही कई है ऐसी जो मांगे हैं सुनील, जिसको लेकर ये अपनी बात रखना चाहते हैं। हालांकि देखना ये होगा क्या इनकी मांगे मानी जाती हैं या फिर कोई दूसरा विकल्प देखा जाएगा। नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पार्टी आज मैं हूं ना की तर्ज पर मोदी है ना अभियान का आगाज करने जा रही है, जिसके तहत ही रैली का आयोजन किया जाएगा। और यही नहीं, इस रैली के जरिए प्रदेश भर के युवाओं को जोड़ा जाना है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने सर्वे शुरू कर दिया है, जिससे जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाए। महिला आरक्षण बिल संसद में पास होने के बाद अब उत्तराखंड में 2 महिला को भाजपा से टिकट मिलने की संभावना को देखते हुए अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य एक्टिव हो गई हैं। उत्तराखंड की एकमात्र रिजर्व सीट अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट है, जहां पर बीजेपी के मौजूदा सांसद अजय टम्टा हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी लोकसभा की दावेदारी कर रही हैं। महिला बिल पास होने के बाद उत्तराखंड से 2 महिलाओं को टिकट मिलने की उम्मीद जता रही हैं, जिसको लेकर रेखा आर्य लोकसभा की तैयारी के लिए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के चक्कर लगा रही है। देखिए, महिलाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं और जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन बिल आया है उससे तो अपार से अपार संभावनाएं हम देख रहे हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से महिलाओं के नेतृत्व में, महिलाओं को अवसर देने के रूप में हम सब लोग देखते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का उत्तराखंड से सुपड़ा साफ होने के बाद में अब कांग्रेस सर्वे कर जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देने की बात कर रही है, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल सीट पर कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, इसमें भी क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, हमारे हाईकमान की तरफ से भी इसमें अपने लेवल पे जांच और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। मैं भी अपने स्तर से जानकारियां जुटा रहा हूं और जो सबसे मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में होगा, जिसको हमारे वर्कर्स चाह रहे होंगे कि ये व्यक्ति चुनाव लड़े, उसी व्यक्ति को टिकट मेरे से लगता है कि हाईकमान देगी। नैनीताल उधमसिंह नगर में भी वहाँ के जो हमारे साथी सहयोगी कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि वहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव के लिए अपनी दावा प्रस्तुत करें। और इस क्षेत्र की महान जनता का भी और यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के जो हमारे युवा हैं, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, नेतागण हैं, वो कह रहे हैं कि अब ये देखना होगा कि कांग्रेस और भाजपा में अल्मोड़ा सीट पर किस किस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला होगा। क्या बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रहे अजय टम्टा को फिर मौका देगी या फिर महिला होने का फायदा रेखा आर्य को मिलेगा? वहीं लगातार 2 बार से हार रहे प्रदीप टम्टा पर कांग्रेस दाव खेलेगी या यशपाल आर्य को अल्मोड़ा से रिजर्व सीट पर मैदान में उतारेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस संगठन फेरबदल किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा को बनाया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस में कई बार गुटबाजी सामने आ चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कुमारी शैलजा कांग्रेस की गुटबाजी को दूर कर सकेंगी? उत्तरकाशी में टॉन्स वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। पिछले 7 दिनों से जंगल धू-धू कर जल रहे हैं और लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है, लेकिन वन विभाग 7 दिन बाद भी आग पर काबू नहीं पाया है। तस्वीरें यमुना घाटी की आप देख रहे हैं, जहां रात भर
जंगल धू धू कर जलते रहे। पूरे जनपद में आग के कारण धुंध छाई हुई है। हालांकि उत्तरकाशी वन विभाग के सख्त रुख के कारण डूंडा और मुखेब रेंज में आग काफी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है और लेकिन यमुना घाटी में आग का तांडव लगातार जारी है। तो लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है। रात भर देखा जा रहा है किस तरीके से जंगल धधक रहे हैं। 7 दिन बाद भी इन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एक बड़ी लापरवाही भी कही जा सकती है। 7 दिन से धू धू कर ये जंगल जल रहे हैं। तो यमुना घाटी की तस्वीर सामने आई है जहां पर लगातार आग की लपटें देखी जा रही हैं। टॉन्स वन प्रभाग के जंगल है जहां पर आग धधक रही है। तो बताया जा रहा है कि 7 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। और सहयोगी बलवीर हमारे साथ जुड़ गया है। बलवीर, जरा बताइएगा, 7 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है, क्या वजह बताई जा रही है? लेकिन इस आग की वजह से लाखों का नुकसान भी हो रहा है इस दौरान। हाँ बिल्कुल, जो वन संपदा है लगातार जल के खाक हो रही है और 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन में जो जनपद उत्तरकाशी के जंगल है धू धू के जल रहे हो। सबसे बड़ी खबर यह है कि जो टॉन्स वन प्रभाग है, जो अपर यमुना वन प्रभाग है, वहां पे भीषण आग लगी हुई है। रात भर भी जंगल जलते रहे और जो धुंध है, जो धुएं की जो धुंध है वो पूरे जनपद में छाई हुई है। गाँव के गाँव दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो अधिकारियों से बात हुई है कि उनका कहना है कि हमारी टीमें मौके पे तैनात है, आग को बुझाने का लगातार कोशिश की जा रही है। पर जिस तरह से आग बेकाबू होके लगातार लगी हुई है और जो धुंध है वो पूरे जनपद में छाई हुई है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंगल बड़ी संख्या में जल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तरकाशी मुख्यालय की बात करें, यहाँ पे धुंध है, पर हालांकि जो उत्तरकाशी वन प्रभाग है उन्होंने मुखेम रेंज और डुंडा रेंज के जो जंगल पिछले 6 दिन से जल रहे थे उन पर काफी हद तक कंट्रोल कर दिया है। पर इसके अलावा जो यमुना घाटी के जो जंगल है, जो धासू रेंज के जो जंगल है वो धू धू के जल रहे हैं। तो बड़ी संख्या में वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा जो वन्य जीव जो रहते हैं जंगलों में उन पे भी संकट गहराया हुआ। तो कह सकते हैं कि एक तैयारी जरूर करनी चाहिए आप, क्योंकि पिछले हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में भी भीषण आग लग रही है। तो कहीं ना कहीं तैयारी होनी चाहिए वन विभाग की और वो तैयारी नहीं थी, जिसके चलते अब जब आग लग रही है तो काबू नहीं की जा रही है और जो इंतजाम होने चाहिए पुख्ते इंतजाम वो भी दिख नहीं रहे हैं, जिसके चलते जो वन संपदा है लगातार पिछले 7 दिन से जल रही है और काफी वन संपदा के साथ जो वातावरण बिल्कुल देखना होगा कि आखिरकार कब वन विभाग की तरफ से जो जंगल में आग लगी है उस पर काबू पाया जाता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी के जंगलों में आग लगने के मामले में केस दर्ज हुआ है। वन विभाग ने डूंडा मुखेब रेंज में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही थी और पिछले 6 दिनों से भीषण आग लगी है। जिला मुख्यालय के आसपास के जंगलों समेत मुखेब और डूंडा रेंज के वन आग से धू धू कर जल रहे हैं। अपर यमुना प्रभाग के जंगलों में आग से चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। 6 गांवों में जंगल की आग से करीब 3.20 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वर्तमान में जो कहीं आग जंगलों में दिखाई जा रही है वो वैसे अगर देखा जाए जब तो अधिकतर क्षेत्रों में तो हम लोग जो वर्किंग प्लान की आधार पर हमें कंट्रोल वार्निंग करनी होती है, उन क्षेत्रों में भी कंट्रोल वार्निंग चल रही है और बेसिकली जो हमारा फायर सीजन है वो 15 फरवरी के बाद ही एक्टिव रहता है। फिर भी वन विभाग इसको संजीदगी से लेते हुए जहां पर अगर कहीं बड़ी आग अगर दिखाई दे रही है तो उसको कंट्रोल कर रहा है। बागेश्वर में फायर सीजन से पहले ही कई जंगल आग से धधक रहे हैं। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते से लेकर अब तक कई जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इधर वन विभाग का कहना है कि रोड के पास 5 किलोमीटर के दायरे में जंगल में मौजूद पिरूल और सूखी घासी को जलाया जा रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी को आचार्य महामंडलेश्वर बने हुए 25 साल हो गए हैं। इस मौके पर हरिद्वार के हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव नाम का बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में आध्यात्मिक और राजनीतिक क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी और आज संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हो रहे हैं। धर्म सभा क्षेत्र में देश भर के कई दिग्गज साधु संत जो है हरिहर आश्रम में जुटेंगे। अगले 2 दिनों में कई बड़े नेता और दूसरे राज्यों के राज्यपाल भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। सहयोगी पुलकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलकित, जरा बताइए जो कनकल के हरिहर आश्रम में कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर और क्या जानकारी?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक कार्यक्रम जो है दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम की जो है शुरुआत हो गई है और काफी बड़े दिग्गज साधु संत यहाँ पर कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर जो है स्वामी अवधेशानंद गिरी, उनके आचार्य पद पर जो है पट्टाभिषेक हो गए, 25 वर्ष जो है पूरे हो गए और उसके उपलक्ष्य में जो है बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े साधु संत, उसके अलावा कई बड़े यहाँ पर जो है राजनीतिक क्षेत्र के, आध्यात्मिक क्षेत्र के कई बड़े यहाँ पर राजस्थान में नजर आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में और उसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर वो कार्यक्रम में मौजूद है और उसके अलावा कई राजनीतिक क्षेत्र के कई लोग यहाँ पर मौजूद है। आज से ये कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। 3 दिवस के ये कार्यक्रम है, काफी बड़ा ये महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवस तक इस तरह से यहाँ पर जो है जारी रहेगा। किताब का विमोचन जो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा एक किताब जो लिखी गई है उसका थोड़ी देर पहले यहाँ पर विमोचन हुआ है और कार्यक्रम जो है चल रहा है। आने वाले दिनों में जो है अगले 2 दिनों में यहाँ पर और भी कई जो है बड़े नेता राजनेता यहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है, तो काफी बड़ा बृहद स्तर पर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शा पास किए भवनों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं पर पिछले महीने में 23 से अधिक अवैध प्लॉटिंग व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है, जबकि बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे 5 भवनों पर भी कार्रवाई है। लेकिन अभी भी कई भूमाफिया अवैध तरीके से कॉलोनियां काट रहे हैं। वहीं पर HRDA ने सख्त निर्देश दिए हैं, बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण और प्लॉटिंग का निर्माण किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। रामनगर के मोहाल इलाके में एक बाघ लंबे समय से आबादी के आसपास रह रहा है और इस बाघ का शनिवार रात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ये बाघ फिर जंगल से आबादी का रुख करता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिवार रात को इसने 2 मवेशियों पर हमला किया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। ग्रामीणों की यदि माने तो इस क्षेत्र में रिजॉर्ट द्वारा कूड़े का प्रबंध सही तरीके से नहीं किया जाता है। बाहर बिखरे कूड़े के चलते मवेशी कूड़ा खाने आ रहे हैं, जिनके पीछे भी बाघ यहां पहुंच रहा है। नैनीताल की धारी दुदली में शनिवार को एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। पिछले कई दिनों से वन विभाग ने यहां पर पिंजरा लगाया था। गुलदार के फंसने के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी है, जिसके बाद गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। अब इस गुलदार का DNA होगा, जिसके बाद पता चल सकेगा कि यही आदमखोर था या नहीं। आपको बताते चले नैनीताल के भीमताल धारी में गुलदार के हमले में 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत भारत चीन सीमा से जुड़ी हुई अग्रिम चौकियों पर वन विभाग में 25 ट्रैप कैमरे को लगाकर वन्यजीव तस्कर और हिम तेंदुए पर नजर बनाने शुरू कर दिए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच बर्फबारी के बाद हिम तेंदुए ऊंचाई वाले इलाकों में निचले इलाकों में आ जाते हैं, जिससे कि उनकी तस्करी की संभावना भी बढ़ जाती है और ऐसे में भवन विभाग ने कैमरे लगाकर गश्त भी बढ़ानी शुरू कर दी है। उत्तरकाशी गंगोत्री घाटी में कड़ाके की ठंड से जीवन दूभर हो गया है और ठंड के चलते नदी किनारे नदी का जो पानी है वो भी जमने लगा है और इसके साथ ही छोटे झरने और नालों का पानी भी जम गया है। पूरी घाटी में रिकॉर्ड कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। हालात ये है कि इन क्षेत्रों में हर दिन तापमान गिरता जा रहा है। पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जिसके बाद जगह जगह प्राकृतिक झरने भी जम चुके हैं। पीने के पानी भी जमने की कगार पर है। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ों में 2 दिन बाद मौसम बदलने का पूर्वानुमान जताते हुए बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जरूर जारी की है, लेकिन इससे पहले पहाड़ों में पड़ रही सूखी ठंड से लोगों के हाल बेहाल है। सड़कों पर पिछले दिनों हुई बर्फबारी से लोगों को चलने में दिक्कतें हो रही हैं। नैनीताल में क्रिसमस का वीकेंड शुरू हो गया है और प्रशासन का कहना है कि क्राउड मैनेजमेंट चुनौती बना हुआ है। 3 दिनों की लंबी छुट्टी के दौरान होटल पैक हो गए हैं, तो नैनीताल पर प्रेशर भी है। हालांकि नैनीताल आने वाले टूरिस्ट के लिए पुलिस ने खास व्यवस्थाएं की है। नैनीताल में 70% पार्किंग पैक होने के बाद शहर से बाहर रूसी और नारायण नगर में गाड़ियों को पार्क किया जाएगा। वहीं पार्किंग नहीं होने की दशा में भवाली से रूसी की तरफ गाड़ियों को भेजा जाएगा। वहीं शटल सेवा से पर्यटकों को शहर में लाया जाएगा।
नैनीताल शहर की जितनी भी पार्किंग्स है जब वो 70 से 80% फुल हो जाती हैं उसके बाद हम रूसी बाईपास से शटल सर्विसेज स्टार्ट करते हैं और उन्हीं के माध्यम से टूरिस्ट को नैनीताल सिटी में लाया जाता है। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको एक अच्छा स्टे एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे दे सकें और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रखें।